जय हिंद मेरे भाइयों, दिल से स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में द सोल्जर्स गाइड में। एंड द मोस्ट अवेटेड वीडियो, सब लोग बोल रहे थे कि भैया आप ही पढ़ा दो इंग्लिश, हमें नहीं पता लग पा रहा है कि कहाँ से इंग्लिश करनी है, कितना पढ़ना है। तो भाई मैं जैसे तैसे टाइम निकाल रहा हूँ ड्यूटीज़ के दौरान। मैं कंसेप्ट की क्लास लेके आया हूँ, इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूँ। सिलेबस मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। तो अभी ये हमारी वीडियो होने वाली है नाउन के ऊपर। मैं इसमें नाउन जितना हो जाएगा उतना कंप्लीट करूँगा, ठीक है। अगर पूरा नाउन कवर हो गया तो पूरा नाउन कवर करूँगा। अपने खुद के जो नोट्स हैं मेरे, जिनका PDF मैंने दे दिया आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर, उन्हीं नोट से पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। लेकिन इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ भाई कि अब तुम्हें इंग्लिश में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अगर तुम भी इंग्लिश में सेक्शनल कट ऑफ तक क्लियर नहीं कर पा रहे हो, बार बार इंग्लिश तुम्हारा सिलेक्शन रोक रही है, तो भाई मैं वादा करता हूँ कि इस बार इंग्लिश में तो तुम नहीं रुकने वाले। अगर तुम जितना मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को फॉलो करते रहे तो, क्योंकि मुझे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। तभी आज मैं यहाँ पर बैठ के तुम्हें मोटिवेट कर पा रहा हूँ, तुम्हें गाइड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद उस दौर से गुजरा हुआ हूँ मैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड एक चीज़ मेरी याद रखना भाई कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे चाहिए अभी, ठीक है। आगे वीडियोस कंटिन्यू करूँगा, तो आप लोग थोड़ा मोटिवेट करना मुझे भी। वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना वीडियो को, एंड सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे की वीडियो बनाने के लिए। तो चलो देखो नाउन होता क्या है, नाउन से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना आप लोग। अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ एक बार के लिए। साइज़ ठीक है इसका, फाउंटेन पेन ठीक है। अभी कलर मैं ले रहा हूँ, ये वाला कलर ठीक है, ये कलर ठीक है। साइज़ थोड़ा सा डाउन करूँगा, हाँ ये ठीक है। देखो नाउन क्या होता है, बचपन आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। बट अब हम थोड़ा इंग्लिश को पढ़ेंगे फंक्शनल लेवल पर, ठीक है। हम पढ़ेंगे किस पर? फंक्शनल लेवल पर। देखो बहुत पेशेंस के साथ पढ़ेंगे, बहुत स्लोली सब कुछ कवर हो जाएगा, टेंशन मत लेना बस आप। किसी भी वर्ड को देखकर हम नहीं बता सकते कि वो वर्ड क्या है। मैं अगर आपसे पूछ दूँ कि ये बताओ ईट क्या है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर ईट एक वर्ब है अपने आप में। मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं भाई, जब तक इस ईट का, ठीक है, आपने बोला सब वो कि ईट एक वर्ब है, हम इसको नहीं बता सकते कि ये वर्ब है जब तक इसका यूज सेंटेंस में ना हो जाए, ठीक है। किसी भी सेंटेंस को हम देखकर तभी बता सकते हैं उसका पार्ट ऑफ स्पीच, जब वो सेंटेंस यूज हो जाएगा किसी न किसी, जब वो वर्ड यूज हो जाएगा किसी न किसी सेंटेंस में। उसके पहले हम नहीं बता सकते हैं कि वो उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक मेरे भाई, क्लियर है ये चीज़। आगे देखो, इस नाउन को खोलने से पहले मैं थोड़ा सा इंग्लिश के बारे में बता दूं आप लोगों को। इंग्लिश क्या है अपने आप में, ये बताओ मुझे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, क्या है भाई? इंग्लिश एक भाषा है, एक लैंग्वेज है। लैंग्वेज निकल के आती है साउंड से। जब बच्चा पैदा होता है उसको कुछ नहीं आता है, सबसे पहला वर्ड या सबसे पहली चीज़ वो क्या करता है? वो साउंड, रोता है, चिल्लाता है, हंसता है, साउंड निकलता है उसके मुँह से, ठीक है भाई। और साउंड कितने हैं इंग्लिश में? टोटल 44 साउंड हैं, याद रखना। बच्चे ध्यान देना, मैं अल्फ़ाबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ बच्चे बोलेंगे सर अल्फ़ाबेट तो नहीं होते हैं इतने, मैं अल्फ़ाबेट की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। अल्फ़ाबेट की नहीं, मैं साउंड की बात कर रहा हूँ। साउंड कितने होते हैं? 44 साउंड होते हैं इंग्लिश में। 44 में से वाउल साउंड, इसको कुछ बच्चे वॉवेल बोलते हैं, जबकि इसको बुलाते हैं वाउल। वाउल साउंड और कंसोनेंट साउंड। वाउल अपने आप में कितने हो गए? 22। कंसोनेंट कितने हो गए? 20। भाई अब बोलोगे भैया ये क्या आपने ड्रामा बता दिया है। सुनो, मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ, बताना वो क्या लिखा है। इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं साइड में। ये देखो, ये मैं लिख रहा हूँ, ये लिखा मैंने सर्कल, लिख दिया। ये लिख दिया मैंने सिटी, ठीक है। ये लिख दिया मैंने डॉक्टर। डॉक्टर, सुनो मेरी बात। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं बताओ मुझे, अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं बताओ भाई कमेंट में। अल्फ़ाबेट होते हैं 26। अब आप बोलोगे भैया एक बात बताओ, अल्फ़ाबेट अपने आप में 26 हैं, तो ये 26 अल्फ़ाबेट 26 ही तो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। सपोज ए है तो एक साउंड हो गया हमारे पास ए, ये बी है एक साउंड हो गया बी, सी है एक साउंड हो गया सी। बट आप तो कह रहे हो कि इसमें 44 साउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब बताता हूँ मैं कैसे हो रहे हैं, क्या कहानी चल रही है यहाँ पे। ये 26 अल्फ़ाबेट्स जो हैं, यही 26 अल्फ़ाबेट 44 साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो कैसे, इसको क्या पढ़ोगे? इसको पढ़ोगे आप सर्कल। क्या पढ़ोगे मेरे भाई? ये लिखा है सर्कल, यही तो लिखा है, बोलो हाँ या ना। ये क्या लिखा है? सिटी, ये लिखा है सिटी। ये क्या लिखा है? डॉक्टर। क्या लिखा है भाई? डॉक्टर लिखा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? ओ। ये क्या है? ओ। ये भी एक अल्फ़ाबेट है, ये भी एक अल्फ़ाबेट है, सेम है दोनों के दोनों, बोलो हाँ या ना। लेकिन यहाँ पे जो इस ओ की साउंड है वो क्या है? डॉ। ओ की साउंड है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। वही ओ यहाँ पर किसकी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? आ की। देखो डॉक्टर, डॉक्टर, यानी इस वाले ओ ने यहाँ पे साउंड किसकी दी? ओ की।
और वही ओ जब आगे चल के आया तो उसने साउंड कैसी दे दी, आ की। एक और एग्जांपल समझो, ये लिखा है सर्कल और ये लिखा है सिटी। ये देखो आई इसमें भी आया है और आई इसमें भी आया है, लेकिन दोनों की साउंड अलग अलग है। इस वाले में इस आई की साउंड क्या है, सर्कल, स अ। इस आई ने किसकी साउंड प्रोड्यूस की है, मैं थोड़ा साफ़ कर देता हूँ इसको। अरे यार वो भी साफ़ हो गया, एक सेकेंड। इस वाले आई ने किसकी साउंड प्रोड्यूस की है बताओ, इस वाले आई ने साउंड प्रोड्यूस की है आ की, सर्कल, स, तो आ की साउंड निकली। जबकि इस वाली आई ने किसकी साउंड निकाली है, ई की, सिटी, ई की। तो देखो आई तो सेम था, इसी आई ने आ की भी साउंड निकाल दी और इसी आई ने ई की भी साउंड निकाल दी। वैसे ही ओ तो सेम था, इसी ओ ने इस ओ की भी साउंड निकाल दी और इसी ओ ने इस अ की भी साउंड निकाल दी। यानी कि लेटर तो अपने आप में वही हैं, लेकिन वो साउंड, कुछ लेटर्स ऐसी हैं जो एक से ज़्यादा साउंड निकाल रहे हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा क्या निकाल रहे हैं, वो साउंड निकाल रहे हैं। इसीलिए 26 जो लेटर्स हमारे पास, वो कुल मिलाकर 44 साउंड निकालते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपकी। 26 लेटर कितने साउंड निकालेंगे, 44 साउंड निकालेंगे। इसमें भी कुछ साउंड वाउल होते हैं, कुछ साउंड कॉन्सोनेंट होते हैं। उसकी गहराई पे मैं नहीं जाऊँगा। अगर मैं बताऊँ आपको तो हिंदी वर्णमाला के अनुसार जो छोटा आ होता है हमारा, छोटा आ, छोटा बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटू बड़ू, ऐसे करते करते लास्ट तक बिल्कुल ऋषि तक, अंग आ उसके बाद ऋषि तक, वो सारे क्या होते हैं आपके वाउल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। जबकि का खा गा घा ये जो हिंदी वर्णमाला के होते हैं, ये कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इसके और भी टाइप हैं कि मोनोफ्थोंग, डिफ्थोंग, वो क्या होता है, मोनो मतलब एक, जिसमें एक वाउल आए वो मोनोफ्थोंग है, डिफ्थोंग मतलब डाई, डाई मतलब दो। उतनी गहराई में पढ़ने की आपको नीड नहीं है, मैं वही पढ़ाऊँगा जो आपके काम का है और अपने नोट से इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो फटाफट देखते हैं, स्पीड में थोड़ा चलेंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज निकल के आती है साउंड से। साउंड अपने में 44 होते हैं। 44 साउंड में 22 साउंड तो वावल हो गए और 20 साउंड आपके कॉन्सोनेंट हो गए। अब ये 44 साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, लिखने के लिए, सबसे पहले बच्चा बोला। अब बच्चा क्या बोला है वो भूल ना जाए, इसके लिए उस ध्वनि को हमने कन्वर्ट कर दिया लेटर्स में। जैसे एक साउंड निकला मुँह से, उसको एक लेटर बना दिया। ठीक है, ऐसे करके कितने लेटर बने, 26 लेटर बने। कितने बने बच्चे, 26। इन 26 लेटर्स के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं हम, अल्फ़ाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेट। कई बच्चे इस अल्फ़ाबेट को लिखते हैं अल्फ़ाबेट्स, क्या लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट्स कर देते हैं। इसमें याद रखना, अल्फ़ाबेट में कभी भी एस या ई एस नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट अपने आप में 26 हैं और 26 तो अपने आप में कैसा है, प्लूरल हो गया कि नहीं हो गया, बताओ भाई, प्लूरल हो गया। तो जब ये 26 प्लूरल है, मतलब ये अल्फ़ाबेट प्लूरल है, तो इसको दोबारा से एस लगा के हम प्लूरल नहीं कर सकते हैं। तो याद रखना आप ये चीज़, अल्फ़ाबेट में कभी भी एस नहीं लगता है, अल्फ़ाबेट्स कभी भी नहीं होता है। क्लियर है मेरी बात। अब ये अल्फ़ाबेट की अगर मैं बात करूँ तो ये भी वाउल और कॉन्सोनेंट में डिवाइड हो जाते हैं। 5 तो होते हैं वाउल और 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। टोटल कितने हो गए, ये 26 हो गए। ये लाइन क्लियर है। उसके बाद मैं बात करता हूँ वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं, वर्ड क्या है, देखो लेटर समझ लिया हमने। लेटर मतलब क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड। साउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका ए बी सी ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं हम लोगों ने। अब वर्ड क्या है, अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मतलब कई सारे लेटर उठाए, उनकी एक यूनिट बनाई और उस यूनिट का अगर कोई मीनिंग निकल रहा है तो वो क्या कहलाएगी, फिर वर्ड कहलाएगी। क्या कहलाएगी मेरे भाई, वर्ड। देखो कैसे, जैसे अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मतलब कई सारे लेटर लिया, उनकी एक यूनिट बना दी। जैसे इसमें एन, ई और पी, 3 लेटर लिए, इनकी एक यूनिट बनाई हमने। क्या बनाई, यूनिट। तो क्या एक वर्ड बन गया, नहीं, क्योंकि इसका कोई मीनिंगफुल भी तो होना चाहिए। वो एन ई पी का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, तो ये वर्ड नहीं है। जबकि यहाँ पे हमने 3 सेम लेटर लिए, पी, ई और एन, और इसका हिंदी भी होता है पेन। पेन मीन्स कलम। इसका मतलब ये यूनिट ऑफ लेटर्स भी है और इसका मीनिंग भी निकल रहा है। इसका मतलब ये अपने आप में एक वर्ड है। तो पहचान लोगे भाई कौन वर्ड है कौन वर्ड नहीं है। जिसका मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स हो वर्ड है, मीनिंगफुल नहीं है तो वो वर्ड नहीं है। आई होप ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो वर्ड हैं, इन वर्ड्स की भी कैटेगरीज होती हैं। उस कैटेगरी को हमने डिवाइड कर दिया पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच मतलब होता है बोलचाल। बोलचाल करने में जो भी हम वर्ड का यूज कर रहे हैं, उस वर्ड्स को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो इन्हीं वर्ड्स को जो डिवाइड किया अपने पार्ट्स में, उसको बोला पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल दिया उसको। ठीक है भाई, देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं हमारे। चलो भाई, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है हमारा नाउन। नाउन की वो डेफिनेशन जो बचपन में रटी है आपने, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, उसको गोली मार तो भूल जाओ बिल्कुल, क्योंकि वो चीज़ काम नहीं आएगी। अब क्या आएगा काम, ये आएगा काम। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड।
इन सारे चैप्टर को जितने भी लिख रखे ना पार्ट स्पीच सेपरेट करके हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो कि कौन क्या है, एक आइडिया ले लो, सिर्फ आप एक बेसिक आइडिया ले लो अभी। बाकी जब इंडिविजुअल चैप्टर को पढ़ेंगे तब इनकी गहराई में हम लोग जाएंगे, ठीक है। चलो, तो नाउन क्या होता है मेरे भाई? देखो, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सारे के सारे नाउन कहलाएंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? रिप्लेसेस अ नाउन, ऐसा शब्द जो नाउन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे मैं कह दूं एक सेंटेंस, राम इज गोइंग टू आगरा, टू आगरा। अच्छा, तो इस सेंटेंस में देखो नाम क्या है, ये राम, राम एक नाम है कि नहीं है? तो अगर ये नाम है तो ये नाउन हो गया, जो चीज़ नाम है वो नाउन है। नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, अभी पढ़ा है हमने। आगरा भी क्या है? एक, आगरा भी एक नाम है तो ये नाउन हो गया, ठीक है मेरी बात। अगर इसी सेंटेंस को हम बोलें कि राम को बोलते हैं वह, ही इज गोइंग टू आगरा, तो देखो इस राम को रिप्लेस किसने कर दिया? ही ने। किसने कर दिया भाई? ही ने रिप्लेस कर दिया है इसको। इसका मतलब ऐसे वर्ड जिसने नाउन को रिप्लेस कर दिया तो इसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोनाउन बोलेंगे। ये प्रो हो गया नाउन से, अब प्रोनाउन हो गया। तो नाउन और प्रोनाउन क्लियर है, बस बेसिक्स से क्लियर करो भी, सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स कि किस चैप्टर में आपको क्या चीज़ पढ़नी है, ठीक है भाई। आगे देख, तो आगे देखो भाई, नाउन हो गया अपना, प्रोनाउन हो गया है, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव देखो क्वालिफायर अ नाउन और अ प्रोनाउन, ऐसा शब्द जो नाउन या फिर प्रोनाउन। अब देखो नाउन जहाँ जहाँ लिखूंगा मैं वहाँ प्रोनाउन भी आ सकता है, क्योंकि इसी नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन। इसके पहले आकर इसको क्वालिफाई कर दे। जैसे मैं कह दूँ बॉय, बॉय मीन्स लड़का, लड़का तो एक नाउन हो गया, क्योंकि लड़का एक नाम है ना, तो नाम है तो नाउन हो गया। इसके पहले आके मैं लगा दूंगा बैड, तो अब देखो इस लड़के को क्वालिफाई कर रहा है, ये कैसा लड़का है? ये आपने कह दिया बुरा लड़का है, मतलब इस लड़के की क्वालिटी को बता दिया इस बैड शब्द ने। तो यही बैड शब्द क्या कहलाएगा? ये बन जाएगा आपका एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा भाई? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? दैट इज क्वालिफाई अ नाउन, वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हो गया। वर्ब, वर्ब डिनोट एन एक्शन, जहाँ कहीं भी एक्शन होगा वहाँ वर्ब होगा। खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, ये सारी की सारी वर्ब हैं, ठीक है। फिर आता है एडवर्ब, क्वालिफाइज अ वर्ब। अब जो चीज़ वर्ब है जो हमारी, उसको क्वालिफाई कर दे, वो एडवर्ब हो गई। प्रेपोजिशन, रिलेटिंग वर्ड, दो वर्ड हमारे पास, एक ये है एक ये है, इन दोनों को आपस में रिलेट जो चीज़ कर दे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं प्रेपोजिशन, ठीक है भाई। जैसे एग्जांपल दूं या एक साथ ही एग्जांपल दूंगा फिर मैं, ठीक है। ये होगी हमारी प्रेपोजिशन हो गई। आगे देखो अब कंजक्शन, कंजक्शन क्या है? कनेक्टिंग वर्ड्स, दो सेंटेंस हमारे पास इंडिविजुअल, एक ये सेंटेंस है एक ये सेंटेंस है, इनको जोड़ना है अगर आपको, तो जो चीज़ जोड़ेगी उसको क्या बोलेंगे? कंजक्शन बोलेंगे। कंजंक्शन, आपने स्टेशन जाते हो जब भी ट्रेन पकड़ते हो तो वहाँ जंक्शन मिलता है, हमें क्या मिलता है? जंक्शन। जैसे टूंटला जंक्शन हो गया, अलीगढ़ जंक्शन हो गया, है दिल्ली जंक्शन हो गया। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है? जहाँ पे दो ट्रेन या दो रूट आकर के मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? जंक्शन बोलते हैं। और कौन मतलब होता है? साथ में। क्या होता है? साथ में, मतलब साथ में जो जोड़ दे वो कंजंक्शन है, ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये कंजंक्शन हो गया। इंटरजेक्शन क्या हो गया? सडन फीलिंग्स, जैसे अभी भी सामने मेरे सपोज करो एकदम से तूफान आ जाए, मैं कहूँगा अरे ये क्या हो गया, जैसे कोई खबर सुन लूँ मैं, अच्छी खबर सुन लूँ, जैसे मैं बोल दूँ कि मेरे अभी 5000 सब्सक्राइबर हो गए यूट्यूब पर, अचानक कोई मुझे बताए, मैं कहूँगा वाह ये कैसे हो गया इतनी जल्दी, तो क्या हो गया? एक्सप्रेसिंग वर्ड, सडन फीलिंग जो एक्सप्रेस करें उनको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शन। ये हो भी सकता है अगर आप लोग चाहो तो। अब मैं पानी नहीं मारूंगा ज़्यादा, आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? तुम लोग कहोगे बस यही बोलते रहते भैया। देखो अब बात करता हूँ मैं फ्रेज की। फ्रेज क्या होता है बच्चा? देखो सब पढ़ दिया हमने। फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग। वर्ड क्या था? अ मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर्स, उसको वर्ड बोलते हैं। अब फ्रेज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कई सारे वर्ड लिए हमने, कई सारे वर्ड ऐसे ऐसे उठाए और उनका क्या बना दिया? उनका बना दिया एक हमने ग्रुप। और ये ग्रुप जो है इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं है, विदाउट, इस चीज़ पे फोकस करो, विदाउट कंप्लीट मीनिंग, इसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? इस चीज़ को फ्रेज बोल देंगे। क्या बोल देंगे? फ्रेज। जैसे कि एग्जांपल देखो आप, एक वर्ड हो गया राम, ठीक है, एक वर्ड हो गया। दूसरा वर्ड हो गया एंड, ठीक है। तीसरा वर्ड हो गया श्याम। ये तीन अलग अलग वर्ड हैं, इन वर्ड को हमने साथ रखा, राम एंड श्याम। इसकी हिंदी क्या है? राम और श्याम। क्या इसकी कंप्लीट मीनिंग है? क्या पता लग रहा है कि राम और श्याम क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कुछ भी राम एंड श्याम नहीं। तो ये इसके आगे और भी सेंटेंस होना चाहिए था जो कि नहीं है, मतलब ये इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट है तो ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। बोलो हाँ या ना? अरे बोल दो भाई हाँ या ना, नहीं बोलोगे तुम लोग, पता है मुझे, तो मैं इसको साफ़ ही कर दे रहा हूँ इससे अच्छा। ठीक बच्चा, आगे देखो अब फ्रेज भी कई तरीके का होता है। एक तो होता है नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है भाई।
चलो थोड़ा आगे देखो, इस पर रुको मत यहाँ। अब बात करते हैं फाइनली सेंटेंस की, कि सेंटेंस क्या होता है हमारा। सेंटेंस अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अब कई सारे वर्ड्स हैं, अगर वो विदाउट मीनिंगफुल हैं तो वो क्या है, फ्रेज है। और उन वर्ड्स को इस तरीके से हमने अरेंज कर दिया कि उनका एक स्ट्रक्चर बन गया प्रॉपर। क्या बन गया बच्चे, स्ट्रक्चर बन गया। तो ऐसी वर्ड्स का अरेंजमेंट जिनका स्ट्रक्चर बन गया है, जो अपने आप में मीनिंगफुल हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। और इसके स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सबको पता है क्या होता है। वर्ब 2 प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कुछ इस प्रकार की होती हैं, एज आर एम वाज वर्ब। मेन वर्ब जो होती है वो एक्शन को डिनोट करती है किसी भी सेंटेंस में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। इसको मुझको इरेज करने दो एक बार, अभी सुनो। सब्जेक्ट एंड वर्ब, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जो काम करते हैं, जो भी इन्होंने वर्क किया है, दैट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको मैं इरेज करता हूँ। ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। ये होता है सेंटेंस, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विद स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर नहीं है तो वो फ्रेज है, स्ट्रक्चर बनते ही वो सेंटेंस की कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है, अब नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके थ्रू मैं ये क्लियर करता हूँ। आ जाओ अब एग्जांपल्स पे आते हैं। और इस नोट्स का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर मिल जाएगा, वहाँ जाके एक बार ज्वाइन कर लें उसको। घबराना नहीं है, आराम से पढ़ेंगे इंग्लिश। चलो अभी लिखा है इसमें, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। अब सेंटेंस को ध्यान से समझो। इस सेंटेंस में काम क्या हुआ है, राइटिंग का, यानी एक्शन यही तो हुआ है। और जो एक्शन होता है, एक्शन को ही तो वर्ब बोलते हैं, यानी ये हमारी होगी वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वर्ब वाले चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल तुमको थोड़ा थोड़ा पहचानना है। ही किसने लिखा है भाई लेटर, तो आप कहोगे ही ने लिखा है। ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है, और जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है, तो ये सब्जेक्ट भी हो गया हमारा। ठीक है, अब सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर जो काम करते हैं वही होता है ऑब्जेक्ट। अब तुम खुद देखो इस सेंटेंस में और बताओ सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलकर क्या काम किया है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ही ने राइट किया है। अब ही ने क्या राइट किया है, इन्होंने मिलकर क्या राइट किया है, ये चीज़ राइट की है, लेटर। तो यही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलकर जो काम कर दिया वही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मेरे हिसाब से इसमें क्लियर हो गया होगा आपका। नेक्स्ट सेंटेंस देखो और क्लियर हो जाएगा। रमेश हैज़ डिसाइडेड द टीम। रमेश सब्जेक्ट हो गया, हैज़ डिसाइडेड ये वर्ब है इसकी, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। अब रमेश ने क्या डिसाइड किया, सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलकर क्या काम किया है, टीम को डिसाइड किया है, तो टीम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ऐसे ही अगला सेंटेंस जो है उसमें भी देखो, मनोज विल अरेस्ट द बॉयज़। मनोज क्या है इसका, सब्जेक्ट है, क्योंकि मनोज ही तो है काम करने वाला। भाई इस सेंटेंस में क्या काम हुआ है, काम हुआ है अरेस्ट करने का, तो जो एक्शन होता है वही वर्ब हो गई इसकी। अब किसने किया ये काम, काम किया इसने, मनोज ने, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट हो गया। और सब्जेक्ट और वर्ब ने मिलकर क्या काम किया है, मनोज ने अरेस्ट किया है, तो किसे अरेस्ट किया है, तो इसका आंसर आएगा बॉयज़ को। तो यही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना बड़ा आसान है, और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो और भी चीज़ें पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको पढ़ेंगे हम लोग, तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला पेज जाते हैं हम लोग, मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। अभी इसको देखो, यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे। देखो भाई आगे, मेन स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखो एक बार। तुम सबने बचपन में ये पढ़ रखा है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट आता है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, देन उसका ऑब्जेक्ट आता है। बट एक एडिशनल चीज़ इसमें जो आपको पढ़नी है वो है एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। सब्जेक्ट की जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है उसको हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है, इस पर बेस्ड एरर कैसे बनता है आपके एग्जाम्स में, वो देखो। नीचे मैंने एग्जांपल दिया है, फटाफट देखो इसको, थोड़ा स्पीड चलेंगे। माय फ्रेंड राहुल इज़ राइटिंग सम बुक्स। इसमें देखो सबसे पहले काम देखो, काम क्या हुआ है इस सेंटेंस में, काम हुआ है राइटिंग का। तो जो काम होता है वही तो वर्ब होती है, तो ये होगी हमारी वर्ब। अच्छा, किसने किया ये काम, ये काम किया राहुल ने, तो राहुल क्या हो गया, इसका काम करने वाला मतलब सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब इन दोनों ने मिलकर क्या काम किया है, राइटिंग सम बुक्स, किताबों को लिखने का काम किया है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो फिर ये माई फ्रेंड क्या है, माई फ्रेंड जो है, माई फ्रेंड कौन है, राहुल है, मतलब इस राहुल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये वर्ड माई फ्रेंड, यानी मेरा दोस्त राहुल। राहुल की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी इस माई फ्रेंड ने, तो माई फ्रेंड को क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, एट्रीब्यूट। अगला एग्जांपल देखो, द ग्रेट अकबर रूल्ड मैजेस्टिकली। आगे देखो अब, द ग्रेट अकबर। अब अकबर तो इसका सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि काम क्या हुआ है सेंटेंस में, रूल करने का।
तो जो काम है वो वर्ब है। ये काम किसने किया? अकबर ने किया, मतलब ये हो गया इसका सब्जेक्ट। इन दोनों ने मिलकर काम क्या किया है? मैजेस्टिकली किया है काम, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आपका याद रखना ये चीज़, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये चीज़ मैं बताऊँगा आगे क्या है ये चीज़। यहाँ पे हमको सीखना है थोड़ा सा ये एट्रीब्यूट वाला फंडा। इसमें जो द ग्रेट चीज़ है वो क्या कर रहा है? ये अकबर की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि द ग्रेट अकबर, अकबर कैसा था? महान था। तो एट्रीब्यूट को हमेशा कहाँ लिखते हैं हम लोग? सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में उसका एट्रीब्यूट आएगा, याद रखना। तो इसीलिए हमने सेंटेंस में भी ऊपर वाले में राहुल को पहले लिखा और माई फ्रेंड को उसके बाद में लिखा है। इस सेंटेंस में भी अकबर को हमने पहले लिखा है और द ग्रेट को बाद में लिखा है। तो पहले सब्जेक्ट फिर उसका एट्रीब्यूट आएगा। यहाँ पर बेस्ट इसमें एरर बनता है, तो याद रखना अगर कहीं भी ऐसा लिखा हो जिसमें एट्रीब्यूट पहले लिखा हो एंड सब्जेक्ट बाद में लिखा हो, वो गलत होता है सेंटेंस। सही कैसे करेंगे उसको? सब्जेक्ट पहले एट्रीब्यूट बाद में। इसमें भी सब्जेक्ट पहले एट्रीब्यूट बाद में, तब इसका करेक्शन होगा सेंटेंस का। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगला देखो, ये नोट पढ़ो, इंपॉर्टेंट है ये। देखो सब्जेक्ट जो है जिस चीज़ से निकल कर आता है उसे पार्टिटिव और एडजंक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट जिस चीज़ से निकल कर आता है उसे क्या कहते हैं? पार्टिटिव और एडजंक्ट कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी को आपको इतना याद नहीं रखना है, बस एक नॉलेज के लिए सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इतना लेवल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आप देखो ये एग्जांपल देखो आप लोग, द क्वेश्चंस ऑफ देयर एक्सरसाइज कन्फ्यूज्ड अस। इस सेंटेंस में क्या काम हुआ है? कन्फ्यूज होने का काम हुआ है, कन्फ्यूजन हुआ है सेंटेंस में, यानी ये हमारी वर्ब हो गई। ये कन्फ्यूज होने का काम किसने किया है? एक्सरसाइज ने किया है, ऑफ ने किया है, या क्वेश्चंस ने किया है? तो सिंपली देखो जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चंस ने ही आपको कन्फ्यूज किया है, ठीक है। जो क्वेश्चन थे उन्होंने क्या किया है? कन्फ्यूज किया है। तो देखो ध्यान से, ये क्वेश्चंस कहाँ से निकल के आएंगे? ये क्वेश्चन निकल के आएंगे इस एक्सरसाइज से। बोलो हाँ या ना? एक बार फिर से समझो इस कंसेप्ट को। इसमें आपको समझना है कि पार्टिटिव या एडजंक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जिस चीज़ से निकल कर आता है उसे कहते हैं पार्टिटिव और एडजंक्ट। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का क्या है? हमने देखा सब्जेक्ट निकला दी क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन ही वो चीज़ है जिन्होंने हमें कन्फ्यूज किया है। यानी जो वर्ब हुई है, वर्ब किसने किया है? क्वेश्चन ने किया है। ये क्वेश्चन कहाँ से निकले हैं? इस एक्सरसाइज से निकले हैं। मतलब ये जो चीज़ भी लिखी है ना, ये एडजंक्ट है। क्या है? एडजंक्ट। इसको पार्टिटिव भी बोल सकते हो। ऊपर स्ट्रक्चर भी लिखा है कि सब्जेक्ट प्लस प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन जुड़ी होगी उसमें, ये पहचान होती है एडजंक्ट की। तो उस पूरी चीज़ को क्या बोलेंगे हम लोग? एडजंक्ट बोल देंगे। तो यहाँ से प्रेपोजिशन स्टार्ट है, ऑफ एक प्रेपोजिशन है, यहाँ से लेकर ये पूरी चीज़ क्या हो गई? एडजंक्ट हो गई। और ये क्वेश्चन कहाँ से निकला है? इसी एडजंक्ट से निकला है, सब्जेक्ट, ठीक है। इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, अभी मैं आगे बढ़ता हूँ। सॉरी, थोड़ा इसको देखो। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देने वाला। एक एक लाइन को भाई ध्यान से पढ़ना, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देने वाला या कंप्लीट करने वाला सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। जैसे सब्जेक्ट हो गया स्टार्टिंग में, फिर आया वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होता है। अगर वो ऑब्जेक्ट की जगह जो भी कुछ लिखा है वो इसी सब्जेक्ट की अगर इन्फॉर्मेशन दे रहा है, देन इट इज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो संजीव अपने आप में क्या हो गया? संजीव हो गया सब्जेक्ट, एज एक वर्ब हो गई। क्या है संजीव? आप कहोगे नाइस डॉक्टर, ये इस वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अच्छा ये नाइस डॉक्टर कौन है? ये नाइस डॉक्टर यही संजीव ही तो है, यानी संजीव की ही तो क्वालिटीज़ बताई गई यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? किसी के बारे में अच्छा कहना, उसको कॉम्प्लीमेंट देना। तो इसी संजीव के बारे में अच्छा कहा गया है कि नाइस डॉक्टर है, तो इसको क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सेम इस सेंटेंस में देखो, श्रेया बिकेम एन एक्ट्रेस। बिकेम एक वर्ब है, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब श्रेया क्या हो गई है? एक्ट्रेस हो गई है। तो ये जो एक्ट्रेस है वो उसी श्रेया के लिए तो यूज किया गया है, यानी ये क्या हो गया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आप कहोगे नाउन कब स्टार्ट करोगे? भैया देखो नाउन समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक्स हैं जो आपको आने चाहिए, तब और मज़ा आएगा पढ़ने में, इसीलिए मैं पहले इसको करवा रहा हूँ। आगे देखो फटाफट से, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो स्ट्रक्चर बेसिक है, आपको रट भी गया होगा इतनी देर में। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है, हर सेंटेंस में कंपलसरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है भाई, चलो आगे देखो। देखो ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो टाइप का ऑब्जेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो कि कंपलसरी है, वो वर्ब के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है भाई? बोलो, वर्ब के लिए काम करता है। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो काम करता है सब्जेक्ट के लिए।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए काम करता है? सब्जेक्ट के लिए काम करता है, ये कंपलसरी नहीं होता है। जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है वर्ब के लिए, ये अपने आप में कंपलसरी होता है। धीरे धीरे पढ़ोगे नोट्स को, बार बार रिवाइज करोगे, ये चीज़ें याद हो जाएंगी तुम्हें अभी। चलो आगे देखो, अभी इसको साफ़ कर देता हूँ मैं। अभी देखो आगे एग्जाम्पल से समझेंगे अच्छे से। तो क्या समझा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी नहीं होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है सीधा सब्जेक्ट के लिए, जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है किसके लिए? सॉरी उल्टा बोल गया मैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है वर्ब के लिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट काम करता है सब्जेक्ट के लिए। अब ये चीज़ एग्जाम्पल से देखेंगे हम तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। देखो, सी गेव मी 10,000 रुपीज़। सी क्या है इसका? सब्जेक्ट। काम क्या हुआ है? गेव, वर्ब हो गई। अब सी गेव मी भी है इसमें, ठीक है, और इसमें 10,000 रुपीज़ भी है। अब सब्जेक्ट के लिए कौन काम कर रहा है? अगर मैं सिर्फ इतना बोलूँ सी गेव मी, उसने मुझे दिया। अब क्या दिया? क्लियर है कि नहीं है? नहीं है क्लियर ना? ये सी गेव मी 10,000 रुपीज़, इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो मी है, एक है 10,000 रुपीज़। देखो अब मैं तरीका बताता हूँ कैसे पहचानोगे बड़े आसानी से। सुनो मेरी बात ध्यान से। ये मैंने चूज कर लिया कलर। आपने अभी भी पढ़ा है कि एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी होता है वो कंपलसरी नहीं होता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंपलसरी होता है। अब अगर आप इसको देखोगे सी गेव मी, अब इसके बाद ये वर्ब है, वर्ब के बाद एक ये लिखा है। अगर इसको थोड़ी देर के लिए आप बंद कर लो, इसको भूल जाओ, आप इसको भूल गए, ये नहीं लिखा है, तो क्या बचा? सी गेव 10,000 रुपीज़। सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हुआ? बिल्कुल हुआ। सी गेव, उसने दिया 10,000 रुपीज़, यानी इस 10,000 रुपीज़ को बोलने पर हमें सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा है। मतलब ये कंपलसरी वाला है। कौन सा वाला है? ये कंपलसरी वाला है। कंपलसरी वाला क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब ज़रा इसको बंद करो एक बार, इसको बंद करो एक बार। इसको नहीं पढ़ना तुम्हें, ठीक है? सिर्फ इतना पढ़ो, सी गेव मी, उसने मुझे दिया। अब क्या दिया? पेन दिया, पैसे दिए, कपड़ा दिया, रोटी दिया। कुछ पता नहीं लग रहा ना? क्लियर नहीं है ना? इसीलिए ये नॉट कंपलसरी वाला है। ये नॉट कंपलसरी वाला है, तो ये क्या हो गया? ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। बोलो बात समझ में आई? अगले एग्जाम्पल से देखो, थोड़ा और समझ में आ जाएगा तुम्हें। इसको साफ़ कर देता हूँ मैं। चलो इसको देखो अब। दे ऑफर्ड, उन्होंने ऑफ़र किया है। दे सब्जेक्ट हो गया, ऑफ़र करना वर्ब हो गई इसकी। द गेस्ट, गेस्ट को ऑफ़र किया है मैनी डिशेज़, बहुत सारी डिशेज़। अब इसमें एक को बंद कर लो, एक को पढ़ो। अगर मैनी डिशेज़ को मैं हटा दूँ तो दे ऑफर्ड द गेस्ट, उन्होंने गेस्ट को ऑफ़र किया। क्या ऑफ़र किया? मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा ना? इसलिए ये नॉट कंपलसरी वाला है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगर इसको पढ़ोगे तुम, इसको बंद करके, इसको बंद कर दिया मैंने, अभी सिर्फ इसको पढ़ना है तुम्हें। दे ऑफर्ड मैनी डिशेज़, उन्होंने बहुत सारी डिशेज़ को ऑफ़र किया। तो मीनिंग क्लियर है अपने आप में। मतलब ये कौन सा वाला लिखा है? ये कंपलसरी वाला लिखा है। कंपलसरी वाला है तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप पहचान लोगे। बोलो हाँ या ना? बोल दो भाई। चलो अच्छी बात है। ही ग्रीव एंग्री, इस वाले सेंटेंस को देखो एक बार। ही वाई ग्रीव मीन्स हो गया, एंग्री मीन्स गुस्सा। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। इसमें ये ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि एंग्री कौन हुआ है? यही ही एंग्री हुआ है, यानी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसी सेंटेंस जो है ना, सब्जेक्ट है ही, इसी की इन्फॉर्मेशन को दे रहा है ये, मतलब ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक बच्चे, बस थोड़ा सा PDF और बचा है, फिर हम लोग नाउन पे आएंगे। चलो इसको साफ कर देता हूँ। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें जो पढ़नी है वो है अफिक्स वाला। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जितना मैं कह ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको फटाफट से हम पढ़ेंगे, इसके बाद नाउन अपना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैंने कलर चूज कर लिया। हाँ, अफिक्स क्या होता है? अफिक्स कोई भी वर्ड होता है ना, उसमें उस वर्ड में जो मेन उसका वर्ड छिपा रहता है उसको अफिक्स बोलते हैं। जैसे चेंजेस द पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये जो अफिक्स होता है वो क्या क्या कर सकता है? ये पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर सकता है। सेमी वर्ड होता है ये। नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, इसकी कोई इंडिपेंडेंट मीनिंग नहीं होती है, चेंज कर देता है ये पूरे के पूरे मीनिंग को सेंटेंस की। ठीक है। ये जो होता है रूट वर्ड, रूट वर्ड मतलब बेसिक वर्ड, किसी भी बेसिक फॉर्म होता है, बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ड एक क्या रूट वर्ड है। इसके पहले अगर कुछ हम लगा दें और मीनिंग चेंज हो जाए उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। इस रूट वर्ड के बाद में कुछ लगा दें जिससे उसका मीनिंग चेंज हो जाए उसको सफिक्स बोलते हैं। और इस पूरी कार्रवाई को अफिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अफिक्स। क्या बोलते हैं भाई? अफिक्स बोलते हैं। अफिक्स क्या क्या करता है? अफिक्स चेंज कर देता है पार्ट ऑफ स्पीच को, यानी कोई चीज़ नाउन है और उसमें आपने अफिक्स कर दिया। अफिक्स का मतलब उसमें प्रीफिक्स लगा दिया या फिर सफिक्स लगा दिया, उसमें प्रीफिक्स लगा दिया या फिर सफिक्स लगा दिया, तो वो क्या कर देगा? पार्ट ऑफ स्पीच को चेंज कर देगा। नाउन से हो सकता है उसको प्रोनाउन बना दे, हो सकता है उसको एडजेक्टिव बना दे। ठीक है भाई। ये सेमी वर्ड होता है एक। नो इंडिपेंडेंट मीनिंग, कोई इसका इंडिपेंडेंट अकेला कोई मीनिंग नहीं होता है इस चीज़ का। प्रीफिक्स सफिक्स है ना ये जो दो,
इनका अकेला कोई भी मीनिंग नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। और ये चेंज कर देते हैं मीनिंग को, पॉजिटिव को नेगेटिव मीनिंग बना देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देंगे। एग्जाम्पल से बातें अच्छे समझ में आएंगी। चलो एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट। देखो ये वर्ड है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल को ध्यान से देखोगे तो इसमें छिपा है पॉसिबल। क्या छिपा है बच्चे? ये देखो लिखा है पॉसिबल। तो पॉसिबल तो अपने आप में एक रूट वर्ड है। क्या है? क्योंकि पॉसिबल मीन्स क्या होता है? कोई भी चीज़ जो पॉसिबल है। ये रूट वर्ड है अपने आप में, ये बेसिक फॉर्म है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। लेकिन इस पॉसिबल के आगे जैसे ही हमने इम लगा दिया, क्या लगा दिया? इम, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। मतलब जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल, ठीक है। तो इम क्या हो गया? देखो रूट वर्ड से जो अगर पहले लगाया है तो उसको सब प्रीफिक्स बोलेंगे। तो ये रूट वर्ड से पहले लगाया है तो ये प्रीफिक्स हो गया। इम क्या? प्रीफिक्स है। लास्ट में तो कुछ लगाया नहीं है हमने, और प्रीफिक्स लगाते ही क्या हो गया? मीनिंग चेंज हो गया। देखो ऊपर पढ़ा भी था हमने अभी, क्या पढ़ा था कि ये जो होता है चेंजेस द मीनिंग, मीनिंग को चेंज कर देता है। देखो इसने कर दिया। पॉसिबल पॉजिटिव मीनिंग था, इसने इसको नेगेटिव कर दिया इम्पॉसिबल लगा करके। अब थोड़ा स्पीड चलेंगे हम लोग। ये क्या लिखा है? इम्पेयरमेंट। इस इम्पेयरमेंट में बीच वाला देखो पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा होता है। ये अपने आप में रूट वर्ड है, इसके साथ छिड़खानी नहीं की गई है। और पेयर से पहले लगा दिया इन्होंने इम, आई एम लगा दिया, और बाद में क्या लगा दिया? मेंट। तो जो बाद में लगा है वो सफिक्स है, जो पहले लगा है वो प्रीफिक्स है, ठीक है। इम्पेयरमेंट। इम्प्योर, इम्प्योर में भी देखो प्योर क्या है आपका? रूट वर्ड है, और इम क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में एक वर्ड छिपा है इमेजिन, मीन्स इमेजिन करना, कल्पना करना। इमेजिन एक रूट वर्ड है, इसके बाद में हमने ये सफिक्स कर दिया एसन, ATION। ये क्या है? सफिक्स किया गया है। आपको बस सफिक्स और प्रीफिक्स पहचानना है। इमेजिनेशन, ठीक है। इसको आगे देखो एक बार, इन वर्ड्स को फटाफट देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। इमीडिएट, इमीडिएट पूरा का पूरा रूट वर्ड है, ठीक है। इमीडिएट क्या है? पूरा का पूरा रूट वर्ड है, ना इसमें कुछ सफिक्स किया है ना कुछ प्रीफिक्स किया है। ऑनेस्टी, ऑनेस्ट देखो ऑनेस्ट हमें पता है, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, इसमें TY और लगा दिया तो ऑनेस्टी मीन्स क्या बन गया? ईमानदारी, तो ये सफिक्स किया गया यहाँ पर। लाफ्टर, तो लाफ अपने आप में रूट वर्ड है, लाफ मीन्स हंसना, TER लगाते ही ये लाफ्टर बन गया, ये क्या हो गया? सफिक्स हो गया। हेट्रेड, हेट मीन्स नफरत होता है, ये रूट वर्ड है, और ED लगा दिया लास्ट में तो ये क्या बन गया? सफिक्स बन गया इसका। हैप्पीनेस, सबको पता है हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश, ये रूट वर्ड है, इसमें क्या लगा दिया है? NESS लगा दिया है, नेस, तो ये क्या हो गया? सफिक्स हो गया। सेम इसमें फ्रेंड, एक काउंटेबल नाउन है, फ्रेंड मतलब क्या होता है? दोस्त, ये रूट वर्ड है, इसके आगे सिप लगा दिया हमने तो बन गया फ्रेंडशिप, दोस्त से बन गया दोस्ती, ये सफिक्स हो गया हमारा। अब ये सारी चीज़ें हमने क्यों पढ़ी हैं? इसमें आपने क्या सीखा? प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, क्या काम होता है इनका। प्रीफिक्स और सफिक्स लगाने से मीनिंग चेंज हो जाता है, पार्ट ऑफ स्पीच चेंज हो जाता है, ठीक है। एंड अब इसको हम आगे देखेंगे, इसका क्या यूज आएगा। देखो भाई, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि कोई वर्ड आपको दिया जाएगा, उस वर्ड में कुछ सफिक्स लगा देने से, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उस वर्ड में कुछ सफिक्स लगा देने से वो वर्ड बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और उन्हीं सफिक्स को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर। तो आपको वो सफिक्स याद रखने हैं कि कौन कौन से सफिक्स हैं जिनको हम किसी वर्ड के लास्ट में अगर लगा दें तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देंगे। चलो देखते हैं कौन कौन से सफिक्स हैं। ये चीज़ एयरफोर्स में क्वेश्चन आता है प्रीवियस ईयर, नाउन चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे आपको देगा ऑनेस्ट, क्या देगा? ऑनेस्ट, बोलेगा इसको कन्वर्ट करो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। किस में कन्वर्ट करना है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। कई सारे ऑप्शन होंगे, ऑनेस्ट हुड, ऑनेस्टफुल, ऑनेस्टी, ये सब करके। तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं, तो उसी के लिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं। आगे आओ, इस पे आओ, नाउन से अब स्टार्ट हो रहा है हमारा नाउन। अब तक हमारा था बेसिक, समझ आई बात? यहाँ से स्टार्ट हो रहा है नाउन। तो मेरे हिसाब से वीडियो यार ज़्यादा लंबा हो रहा है, मैं एक काम करता हूँ, आज तक इतना ही रखता हूँ। ये जो नाउन है ये मैं कल की वीडियो में कवर करूँगा, ठीक है भाई। आज जो भी चीज़ें बताई हैं ना, उनको अच्छे से रिवाइज करना, बहुत अच्छे से प्यार से रिवाइज करना सारे लोग। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और समझ में आ रहा है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, तो बस एक बार कमेंट में जय हिंद लिख देना, मैं समझ जाऊँगा, आपकी भावनाएं मुझ तक आ जाएंगी भाई, ठीक है। जय हिंद लिख देना। एंड वीडियो को लाइक करना तो बनता ही है, वो तो भाई मेरा हक है, वो तो मैं मांगूंगा आपसे, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो वीडियो तो लाइक बनता है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो? इतना अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और क्या चाहिए भाई? सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, वरना खो जाएगा कहीं चैनल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं कल की वीडियो में नाउन से लेकर के। एंड एक बार दिखा दूँ मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा पढ़ाना। एंड ये नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, उसके बाद अपना काइंड्स ऑफ नाउन, ये जितना भी आगे का पोर्शन है ना, ये सारा समझाते हुए चलूँगा, सारा कुछ पढ़ाऊँगा कल की वीडियो में। और इस पूरा PDF आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी मैंने दे दिया है। तो भाई अब मैं चलता हूँ, मैं भी थक गया हूँ बोलते बोलते, ड्यूटी भी जाना है मुझे। इसके बाद की वीडियो मैं कल लाऊँगा।
एंड कल की वीडियो लाने से पहले आपका मोटिवेशन मुझे चाहिए। मोटिवेशन मुझे तभी मिलेगा आगे की वीडियो लाने के लिए जब आप इसको लाइक कर दोगे, ठीक है। इसको लाइक कर देना भाई, तभी आगे की वीडियो आएगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।